गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। एंड स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है असाइनमेंट। ये सोशल साइंस ऐसा भी लिख सकता है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ असाइनमेंट इन सोशल साइंस और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट का नाम लिख के भी आ सकता है पेपर में। एंड हाउ विल यू मेक असाइनमेंट मैथड इफेक्टिव, कैसे आप असाइनमेंट मैथड को इफेक्टिव बना सकते हो। फिर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट मैथड। आप बोलोगे मैम हमारे बुक में तो असाइनमेंट लिखा गया है। सुनो, जब लर्निंग असेसमेंट में कोई टॉपिक आता है ना, वो मेथड मेंशन हो या ना हो, वो मेथड के नाम से ही आता है। असाइनमेंट बनाना उसी का ही एक पार्ट है, उस मेथड का ही एक पार्ट है। ठीक है, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब यहाँ पे देखना, मैंने पॉइंट कर दिया है छोटा छोटा करके, उसको मार्क करते जाना। ठीक है, या फिर उसी को ही पढ़ के जाओ। ठीक है, आपको इजी रहेगा, जितना पॉइंट्स बोला जाए उतना करिएगा। असाइनमेंट मीन्स वर्क अलर्टमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है वर्क अलर्ट करना। जैसे हम लोग काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही असाइनमेंट में वर्क अलॉटमेंट होता है, काम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इट इज़ वर्क असाइनमेंट टू द स्टूडेंट। मैंने आपको एक काम असाइन किया, दिया है, सौंपा है। हम बोलते हैं ना सौंप रही हूँ मैं, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो जिम्मेदारी जो वर्ड है, इसको हम असाइन लिख सकते हैं इंग्लिश में। रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है बट उसके सिमिलर पॉइंट पे हम असाइन वर्ड बोल सकते हैं। तो हम बच्चों को जो काम डिवाइड करके देते हैं, इट मे बी प्री लेसन और पोस्ट लेसन असाइनमेंट। जो बच्चों को काम दिया जाता है प्री लेसन, लेसन से पहले भी दे सकते हैं, लेसन के बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, इतना लिखा। फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब बोलोगे मैम कहाँ तक आपका मीनिंग है। यहाँ तक आपका मीनिंग है, यहाँ का एक लाइन और यहाँ का 3 लाइन। ठीक है, ये मीनिंग पोर्शन है। तो असाइनमेंट इज ए काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी which supplements classroom teaching। क्लासरूम टीचिंग के लिए अगर कोई सप्लीमेंट है, वो है असाइनमेंट वर्क। इन दिस टेक्निक द टीचर असाइन वर्क, प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड सेट टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट। अच्छा, जैसे आप लोगों को ना कुछ पेपर्स पढ़ना ना पड़े, इसलिए असाइनमेंट वर्क दिया जाता है। अच्छा, आप बोल सकते हैं अभी जो आपके इंटरनल मार्क्स मिल रहे हैं, किस चीज़ के बेसिस में मिल रहे हैं। आप जो रिकॉर्ड लिख रहे हो, याद है, असाइनमेंट रिकॉर्ड। सो उस असाइनमेंट रिकॉर्ड के भी बेसिस पे देखा जाता है कि आप कितने अच्छे लिख रहे हो। उसके बेसिस पे भी आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स दिए जाते हैं, उसके बेसिस में भी आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट क्या होता है, जब टीचर सपोज बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंड टाइम ड्यूरेशन कम है, तो बच्चों को पर्सनली हर एक इंडिविजुअल को काम डिवाइड करके दे दिया जाता है, टॉपिक डिवाइड करके बच्चों को दे दिया जाता है कि ये टॉपिक इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करो। उसके लिए गाइडलाइंस, उसके लिए टाइमिंग सेटअप, सब कुछ दिया जाता है। जैसे आप लोगों का टाइमिंग है कि आप लोग जब एग्ज़ाम लिखने जाओ तब आपका असाइनमेंट कॉपीज़ लेके जाना, तो ताकि वहाँ पे टीचर जब चेक करे, वहाँ से उनको आइडिया मिल जाए कि कौन सा बच्चा कैसे पढ़ता है और उन्होंने सब कंप्लीट किया है कि नहीं। जिन बच्चों का पूरा नहीं होता तो प्रैक्टिकल्स में उनको 0 मिल जाता है, प्रैक्टिकल वर्क्स में 0 लिखते हैं, अटेंडेंस में 0 हो जाता है, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो ये पॉइंट है। ठीक है, ये मीनिंग गया। अभी देखो, डेफिनेशन 3 है, 2 डेफिनेशन दिया जा रहा है, उनमें से भी एक लिखना आप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NH बॉसिंग, पर्सन का नाम है NH बॉसिंग। सो अकॉर्डिंग टू NH बॉसिंग, द सेंट्रल पोजिशन ऑफ द असाइनमेंट इन द टेक्निक ऑफ टीचिंग हैज रिमेन्ड अनक्वेश्चनड। अभी एक असाइनमेंट वर्क दिया गया, उसका सेंट्रल पोजीशन में क्या रहेगा, ये अभी तक अनक्वेश्चनड है। ठीक है, पता नहीं है क्या है। अकॉर्डिंग टू HR डुगलस, ठीक है, HR डुगलस, द असाइनमेंट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ टीचिंग। ये जो असाइनमेंट होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ टीचिंग है। आपको होम टास्क जो दिया जाता है ना, उसको भी कहीं कहीं पे असाइनमेंट वर्क बोला जाता है। जब हम होम टास्क भी देते हैं बच्चों को, कहीं कहीं पे वहाँ पे असाइनमेंट वर्क बोला जाता है। ठीक है, उसको भी असाइनमेंट वर्क बोलते हैं। तो ये फेजेस ऑफ टीचिंग के कौन से स्टेज में आ सकते हैं। लेसन प्लान से पहले भी आप बच्चों को उस टॉपिक को थोड़ा सा हिंट दे के असाइनमेंट वर्क दे सकते हो, या लेसन इंस्ट्रक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे भी आप बच्चों को असाइनमेंट वर्क दे सकते हैं। अभी देखो टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, कितने टाइप्स का होता है। नंबर 1,
Writing of essay type answer to question arising out the subject matter already performed in the class. क्लास में जो सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हैं उसी सब्जेक्ट के बेसिस पे जो प्रश्न आपके माइंड में आ रहे उसके ऊपर ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना. क्या ये आंध्र के बच्चे एंड कुरुक्षेत्र के बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं? वाईव्यू के भी बच्चे कर रहे हैं? यस. कुछ क्वेश्चंस आपके बुक से ही गिवन है. जैसे ना कुरुक्षेत्र बच्चों को क्या किया गया कि क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया गया, जैसे अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ नहीं पढ़े हो, बट आंध्र बच्चे पढ़े हैं. ठीक है. जैसे कि आपने आर्ट एंड ड्रामा नहीं पढ़ा है, बट आंध्र बच्चे पढ़े हैं. तो आंध्र बच्चों ने जो पढ़ा है उसी के ऊपर असाइनमेंट लिख रहे हैं. और आपने क्या किया, जो टॉपिक उन्होंने नहीं पढ़ाया, जो टॉपिक का एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, वो सब्जेक्ट को आपको दे दिया गया है असाइनमेंट बनाने के लिए. ठीक है. ये क्या है? वर्बल मेमोराइजिंग वर्क है. वर्बल मेमोराइजिंग वर्क है जिसको हम रिटन फॉर्मेट में लिखते हैं. जो करिकुलम में मेंशन होता है या को करिकुलम में करते हैं, बट उसको हम नोट डाउन करके कॉपी में लिखते हैं. बस इतना लिखना. नेक्स्ट, प्रॉब्लम असाइनमेंट होता है. कोई मतलब टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो आपके टीचर्स थोड़ा थोड़ा हिंट दे के क्या करेंगे, उसी टॉपिक पे असाइनमेंट वर्क दे दिया जाएगा और दे देंगे. ठीक है. फिर होता है ग्रुप असाइनमेंट. ग्रुप असाइनमेंट, असेसमेंट नहीं, असाइनमेंट. ग्रुप असाइनमेंट क्या होता है? जब आप कोई असाइनमेंट 3 या 4 लोग मिलके करें, उसको ग्रुप असाइनमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकल वर्क भी एक असाइनमेंट है. मैंने इसलिए बोला ना, होम टास्क जो देते हो या होमवर्क जो बच्चों को देते हो, ये भी एक टाइप का असाइनमेंट है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज दे दिया उसके रिलेटेड क्लास में, फिर उसी चीज़ के ऊपर बेस करके बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हो या लिखने के लिए दे रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल वर्क और होम असाइनमेंट और प्रॉब्लम असाइनमेंट हो सकता है. ठीक है. क्या हम इतना क्लियर है? चलो, पर्पस ऑफ असाइनमेंट, इसको कैसे लिखोगे? देखो, एक चीज़ हिंट लो. यहाँ पे सब पर्पस में टू से स्टार्ट किया गया है. टू से स्टार्ट है ना. टू प्रोवाइड, टू डेवलप, टू गिव, ऐसा दिया गया है. सो आप क्या करोगे, ऐसा पर्पस ऑफ असेसमेंट को ऐसा लिख सकते हो, बीच में लिखो पर्पस एंड उसको ऐसा करना और फिर ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो जितने पॉइंट्स हैं. मैक्सिमम आपको 8 पॉइंट्स लिखने हैं. 8 से 10 लिख सकते हो अगर रिमेंबर रहे. 10 पॉइंट्स हैं. मैम अगर बोल रही हूँ कि आपको बस 8 पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है. एक एक लाइन वाला इसलिए पॉइंट्स दिया है. अब देखो, अगर वैसा भी नहीं लिखना और एक स्टाइल दिखाती हूँ. ऐसा जो एक रहता है ना क्लाउड वाला, ठीक है, ऐसा कर दिया और यहाँ पे पर्पस लिख दिया, पर्पस लिख दिया और उसके बाद ऐसा पॉइंट करके आप कर सकते हो. ठीक है. जैसा आपको अच्छा लगे उस अकॉर्डिंग आप लिखिएगा. अब चलो आगे. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली. मैंने आपको जितना मार्क किया उतना लिखना. आपको हार्ड चीज़ नहीं पढ़ना है, इजी पढ़ना है, बट मार्क्स भी लाने. हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि वो बच्चा इंडिपेंडेंटली काम कर सके. नेक्स्ट, टू डेवलप हैबिट्स ऑफ रीडिंग रेगुलरली अमॉन्ग द स्टूडेंट. देखो, बच्चों को अगर ना असाइनमेंट वर्क ना दो, होम टास्क ना दो, बस क्लास में पढ़ा के छोड़ दो, तो बच्चे कुछ प्रिपेयर करके नहीं आएंगे. बच्चे कुछ प्रिपेयर करके नहीं आएंगे. जैसे कि नागार्जुना बच्चे एंड वाईव्यू बच्चों को कुछ टास्क दिया गया है, कल चेक करूँगी बोली थी. ठीक है, लिख के लाने के लिए बोला गया है. सो वो चीज़ नहीं करके आओगे तो एक तरफ से ना लॉस आपका है. तो बच्चों का ही लॉस रहता है. क्या है? बच्चों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा है, बच्चों के हैबिट्स बिगड़ रहे हैं, बच्चा इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पा रहा है. इतने पॉइंट्स उसी चीज़ से समझो कि असाइनमेंट आपको क्या देता है, इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है. हैबिट क्रिएट करने के लिए, लर्निंग का हैबिट क्रिएट हो इसलिए आपको हेल्प करता है. टू गिव देम ए चांस टू प्रैक्टिस व्हाट इज़ डन इन द स्कूल. स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुआ उसका एक प्रैक्टिस करने के लिए चांस देता है. फिर नेक्स्ट, टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू मेक यूज़ ऑफ देयर लीजर टाइम प्रॉफिटेबली. देखो, लीजर पीरियड क्या होता है? खाली समय. खाली वक्त का सही इस्तेमाल करना भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा. अगर स्टूडेंट ना सीखे कि कैसे खाली समय का इस्तेमाल करें, तो उनको टाइम कभी भी मैनेज नहीं कर सकेंगे. नेक्स्ट, टू फिनिश प्रेस्क्राइब्ड कोर्सेज इन टाइम. देखो, कुछ काम हम लोग स्कूल में भी, कोर्सेज जब ओवर नहीं हो रहे, आज के बच्चे क्या हो गए पता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द ट्यूशन टीचर.
ठीक है, बट मैं कभी ट्यूशन नहीं गई हूँ। बहुत सारे मेरे जैसे भी स्टूडेंट होंगे कि ट्यूशन्स नहीं जाते। तो ट्यूशन्स अगर नहीं जाना है मतलब सेल्फ स्टडी करना है। और सेल्फ स्टडी किसके बेसिस पे करोगे? जो कोर्सेस आपको गिवन होते हैं। जब कोर्सेस गिवन होते हैं और कुछ कोर्सेस स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाए जाते और उसके लिए बस गाइड दिया जाता है और बच्चे खुद से करते हैं, क्योंकि सिलेबस को उन्हें कंप्लीट करना है। और एक चीज़ नोटिस करना, जब बच्चे खुद से पढ़ के एक सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रिपेयर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट एक बार प्रिपेयर होने के बाद चीज़ उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। सो ऑन टाइम सिलेबस कोर्सेस, प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेस कंप्लीट करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है असाइनमेंट। नेक्स्ट, टू सर्व एज ए लिंक इन द पेरेंट्स टीचर कोऑपरेशन। यहाँ पे क्या चाहिए? मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, मैं एज ए पेरेंट्स गाइड करूँगी और क्लास में उनके क्लास टीचर हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे पेरेंट्स को कि आपका बच्चा इतना पढ़ रहा है, आपका बच्चे ने इतने कंप्लीट किए हैं, आपके बच्चे को ये टास्क दिया गया है, तो वो जैसे कर सके। देखो, ये पॉइंट ना ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने और एक बार नहीं बोला। ठीक है, यहाँ से आना। टू प्रोवाइड रिमीडियल मेजर्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, जो बच्चे बहुत वीक हैं, जिनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट में फेल्यूर हो गए हैं, तो उनको ये रिमीडियल है कि क्लास में एक बार किया फिर घर पे एक बार किया, तो उनको ये रिमीडियल मेजर्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, टू गिव चांस टू एवरी चाइल्ड टू प्रोग्रेस एट हिज ओन स्पीड। तो ये बच्चे को चांस देना, क्या? टू गिव चांस टू एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे को चांस देना कि वो अपना प्रोग्रेस अपने अकॉर्डिंग, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग ले जाए। आप में से कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही जल्दी कैप्चर करते हैं, एक बार अगर सुन भी ले तो उनका कैप्चरिंग कैपेसिटी बहुत फास्ट है, और कुछ बच्चे हैं जिनका कैप्चरिंग कैपेसिटी बहुत स्लो है, तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो हर एक बच्चे को अपने टाइम के हिसाब से पढ़ने के लिए, स्पीड के हिसाब से पढ़ने के लिए ये हेल्प कर रहा है, चांस दे रहा है। टू सर्व एज ए लिंक इन द पेरेंट्स टीचर कोऑपरेशन, देखो ये लिंक क्रिएट कर रहा है पेरेंट टीचर कोऑपरेशन में, और इसके थ्रू पेरेंट्स को सपोर्ट मिलता है कि रेगुलर वर्क कर सके, वो स्कूल के साथ टीचर को हेल्प कर सके उनके बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। बट ये पॉइंट भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, तो इसलिए रिपीट नहीं करना, 8 पॉइंट लिखना बस। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखो, फिर से मैं बोल दूं, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट। पहले ना टर्म्स लिख देना, क्लैरिटी, इंटरेस्टिंग, स्टिमुलेशन टू थॉट्स, इंडिविजुअल डिफरेंस, डायरेक्शन फॉर द स्टडीज, प्रॉपर एडजस्टमेंट, ऐसे करके पहले पॉइंट्स लिख देना, फिर एक एक पॉइंट के नीचे एक्सप्लेनेशन देना, तो यही ना आपका एक पेज हो जाएगा। समझ गए? सो पहला पॉइंट है क्लैरिटी। जो भी आप असाइनमेंट दो तो वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। क्लियर वर्ड से क्या आया? जो चीज़ क्लियरली मेंशन्ड हो, टीचर काम दिए हैं, वो काम क्यों यूजफुल है? आपके प्रोग्रेस के लिए यूजफुल है। तो इतना जब क्लैरिटी रहता है तो मेंशन करना है। क्लियर मीन्स क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब असाइनमेंट शुड बी इन क्लियर फॉर्म, क्लैरिटी रहना चाहिए। जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कभी कभी एडवांस वर्क के साथ भी देना चाहिए, जैसे कि बच्चे को और आगे तक जानने का भी इच्छा रहे। जब बच्चा खुद से काम करता है तो उसको आगे जानने का बहुत इच्छा रहता है, तो अच्छा ये चीज़ इसमें भी यूज़ होते हैं। बच्चा कहाँ तक सोचता, जहाँ तक उसके बुक में गिवन था, बट बच्चा जब अकेले अपने से काम कर रहा है तो और आगे तक भी जा सकता है। स्टिमुलेशन टू थॉट्स, ये आपके द असाइनमेंट शुड स्टिमुलेट टू थॉट्स, आपके थॉट्स के लिए एक स्टिमुली जैसा काम करता है, आपको मोटिवेट करता है, प्रोवोक नहीं बोलेंगे, प्रोमोट करता है, एंड आपको मोटिवेट के साथ साथ कोऑपरेटिवली काम करने के लिए सिखाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, जब असाइनमेंट देते हैं ना, सो सब अपने अपने अकॉर्डिंग लेते हैं असाइनमेंट। अभी जो बच्चे वीक हैं तो वो अलग से काम करेंगे, जो बच्चे स्ट्रांग हैं वो जल्दी काम करेंगे, तो ये सबको हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को नहीं आता या वीक है वो वीकली बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्शन फॉर स्टडी। The assignment should provide essential and specific direction for the study of the lesson. ये आपके लेसन्स को पढ़ने के लिए दिशा दिखाता है। ठीक है, असाइनमेंट एसेंशियल जितने मटेरियल है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक ही तरफा जाने के लिए, स्टडी करने के लिए लेसन को आपको डायरेक्शन दिखाता है और डायरेक्शन दिखाता है। प्रॉपर एडजस्टमेंट,
द असाइनमेंट शुड बी एडजस्टेड टू द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द क्लास। असाइनमेंट आपके टाइम को एडजस्ट करता है, टाइम के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, प्लस अपॉर्चुनिटी, सारे बच्चों को जैसे अपॉर्चुनिटी मिले इसके लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, ये एक लर्निंग एड जैसा मान सकते हो। रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज, मैंने बोला ना, जब असाइनमेंट वर्क चलता है तो जितने भी काम आप करते हो तो स्पेशल डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए ही किया जाता है। जो भी बुक्स आप मटेरियल चूज़ करेंगे, जो वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स यूज़ करेंगे, वो भी डिफ़िकल्टीज़ लेवल को ही देखते हुए किया जाएगा। टीचर सबको एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे अगर टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट होगा। वेराइड मटेरियल तो समझ लो, बच्चों के इंटरेस्ट को लाने के लिए वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल को एक्सेप्ट करके यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अभी देखो मेकिंग द असाइनमेंट कैसे बनाएं। तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, स्टेप्स फॉर मेकिंग द असाइनमेंट लिखना। ठीक है, जब असाइनमेंट बनाना है तो इन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन पॉइंट्स पे आएंगे और देखो एरो मार्क देते हुए, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है। एवरी स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट ही शुड डू एंड असाइनमेंट शुड बी रिकॉर्डेड आइदर ऑन द ब्लैक बोर्ड और इन टर्म्स ऑफ टाइप सीट। देखो, जब हम लोग असाइनमेंट बनाते हैं, एक्चुअली आप लोग ना हैंड रिटन असाइनमेंट बना रहे हो, बट अगर नॉर्मल असाइनमेंट कहीं पे दिया जाता है तो टाइपिंग वाला करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली होता है, या फिर ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी होता है। मतलब कहीं कहीं पे ब्लैक बोर्ड में कुछ एक छोटा टॉपिक दे दिया गया और उसके बेसिस में टॉपिक को देखते हुए, मटेरियल्स को देखते हुए बच्चा खुद से नोट डाउन करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एग्जैक्टली एक टॉपिक क्या बोल रहा है अंडरस्टैंड करके लिखना, उसका क्या करे उसको समझ के लिखना और प्रोग्रेस करना। रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, अभी जो उद्देश्य बने हैं उसको रियलाइज करो। द स्टूडेंट मस्ट पोजेसेस ये वर्थवाइल रीजन फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। जब बच्चा कोई रीजन को समझे, मतलब सोचो एक टास्क को समझना है तो उसका रीजन भी समझना पड़ेगा ना कि उस टास्क के पीछे का रीजन क्या है। वो रीजन अगर समझ गए तो बच्चा जो उसका वैल्यू है वो समझ जाएगा। वर्थवाइल रीजन, क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ जाएगा। नेक्स्ट, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। द स्टूडेंट मस्ट नो हाउ टू accomplish द जॉब दैट हैज़ been set बिफोर हिम। accomplish मतलब होता है कंप्लीट करना। मुझे जो उद्देश्य के लिए टास्क दिया गया है उसको मैं समझ के अगर पूरा करता हूँ और मेरे लिए जो सेट किया गया है रोल उसको मैं पूरा करूँ, यही मेरा टारगेट है। पहले हो गया टारगेट को समझना, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को समझना। फिर है ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करके उसका रीज़न ढूंढना। लास्ट हो गया उस रीज़न को समझ के परफॉर्म करना। तो देखो, पहले टारगेट ढूंढा, फिर रियलाइज किया, फिर उस टारगेट को पूरा करने को ट्राई किया। तो ये 3 स्टेप्स में आपके असाइनमेंट मेकिंग होता है, प्रिपेयर होता है। ठीक है, अभी देखो स्टेप्स ऑफ असेसमेंट, अरे गलती बोल दिया, स्टेप्स इन असाइनमेंट मेकिंग। ठीक है, असेसमेंट बार बार आ रहा है माइंड में क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास तक असेसमेंट कर रहे थे। मेरे माइंड में अभी असाइनमेंट की जगह पे असेसमेंट फिक्स हो रहा है, सो सॉरी। स्टेप्स इन असाइनमेंट मेकिंग कंटिन्यू रहेगा। असाइनमेंट जब बना रहे हो तो कुछ स्टेप्स का फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो 3 चीज़ें थे, टारगेट ढूंढा, ऑब्जेक्टिव्स, देन उस टारगेट को रियलाइज़ किया कि उसका रीज़न क्या है, फिर उसको कंप्लीट किया। बट अभी रियल स्टेप्स में चलते हैं, कितने स्टेप्स हैं। टोटल 8 स्टेप्स हैं, पहला, रेफरेंस टू प्रीवियस एक्सपीरियंस। ऑलवेज याद रखो कि ये लेसन प्लान के इंस्टेड में यूज़ हो रहा है या लेसन प्लान के यूज़ करने के बाद यूज़ हो रहा है या आ रहा है। सो ऑब्वियस है आपका प्रीवियस नॉलेज जरूर यूज़ होगा। तो ये प्रीवियस नॉलेज के आधार पे ही आपको दिया जाएगा, रेफरेंस टू प्रीवियस नॉलेज। नंबर 2, डिस्कशन मेकिंग वे टू न्यू एक्टिविटी। डिस्कशन बनाएं ताकि न्यू एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब देखो न्यू एक्टिविटी का डिस्कशन कर लिया तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा, उसका प्रपोजल समझो। फिर क्या है, न्यू एक्टिविटी को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट कर लिया। फिर एक्सप्लेन करो एंड रिमूव करो डिफ़िकल्टीज़ को, जो जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही है उसको रिमूव करो। प्लानिंग ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, कौन सा प्लानिंग से उस मटेरियल को यूज़ करें। एंड नेक्स्ट, असाइनिंग द टास्क टू बी परफॉर्म, कौन से टास्क को हम परफॉर्म करेंगे, मतलब जो भी टास्क आपको दिया गया है।
ओवरव्यू करना, मतलब जो भी आपको वर्क दिया गया है उस कमेंसमेंट ऑफ वर्क में ओवरव्यू देना इफ पॉसिबल। तो पहला क्या हुआ, आपको टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेंगे, रेफरेंस। फिर डिस्कस करना, रास्ता बनाओ न्यू एक्टिविटी के लिए, बना लिया। प्रोपोजल देखना है, फिर एक्सेप्ट करना है, फिर एक्सप्लेन करना है एंड रिमूव करना है डिफिकल्टीज। फिर करना है प्लानिंग, जो मटेरियल यूज होंगे। फिर असाइन करना है टास्क, जो परफॉर्म करना है। फिर ओवरव्यू, वर्ड से समझना, पहला रेफरेंस, फिर डिस्कस, फिर प्रपोजल, फिर एक्सेप्टिंग एनी प्रॉब्लम, रेफरेंस के बाद डिस्कशन, डिस्कशन के बाद प्रपोजल, एक्सेप्टिंग, एक्सप्लेनिंग, उसी के साथ है एक्सप्लेनिंग एंड रिमूवल, देन आया प्लानिंग ऑफ द मटेरियल, देन टास्क को परफॉर्म करना, असाइनिंग, ओवरव्यू। ठीक है, शॉर्टकट करते हुए चलना, प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रेफर करना, एक्टिविटी के लिए डिस्कशन करना, एक्टिविटी को प्रपोजल को लेना, एक्सेप्ट करना, एक्सप्लेन करना एंड रिमूव करना डिफिकल्टीज को, प्लानिंग करना मटेरियल के लिए, असाइन करना वर्क को जो परफॉर्म करना है, ओवरव्यू करना। ठीक है, प्लीज आते हैं, देखो अगर ना डिफिकल्टीज लिखना नहीं चाहते हो तो स्किप मार सकते हो, बट अगर 2-3 डिफिकल्टीज भी दे दिया तो इट्स ओके, नहीं चाहिए होता है बट 2-3 डिफिकल्टीज भी ओके है, जितना रिमेंबर है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर मैं कुछ कुछ हिंट देती हूँ, असाइनमेंट हो या असेसमेंट हो, क्या कॉमन चीज़ है, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, एक होता है टाइम मैनेजमेंट, एक होता है प्रॉपर मटेरियल, एक होता है नॉलेज, मतलब इन एक्सपीरियंस टीचर, इतना तो लिख सकते हैं ना, तो वही पॉइंट पे लिख देना। इनसफिशिएंट थॉट, आपके पास अगर थॉट या नॉलेज कम हो और कैसे प्रिपेयर करना है, प्लानिंग करना है, नहीं आ रहा है, वो हो गया। फिर आया प्राइवेशंस ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या होता है ना, धीरे 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 इंटरेस्ट ही खत्म हो गया कोई काम को करने के लिए, मतलब क्या होता है, लॉन्ग टाइम लग रहा है, एक असाइनमेंट ऐसा टॉपिक चूज कर दिया जो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो हम बोर हो जाते हैं और बीच से ही छोड़ देते हैं। inability to get an acceptance by the people of a worthy purpose for performance of the task। अभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग काम करते हैं और लोग आपको वैल्यू नहीं देते, उस काम के लिए वैल्यू नहीं देते, तो ये भी एक मतलब क्या होता है, आपके इंटरेस्ट को खराब करने के लिए पॉइंट है। causing the difficulty of work in order to make success possible for each people। हम कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्टी है ना, वर्क में जो डिफ़िकल्टीज रहती हैं उसमें फंस चुके हैं, फिर भी उसके अंदर फंसे हुए खींचातानी करते रहते हैं कि निकले और हमारा काम सक्सेस हो, तो वो एक फंसना भी प्रॉब्लम है। डिटर्मिनिंग द नेसेसरी रिक्वायरमेंट, जो भी मटेरियल चाहिए असाइनमेंट्स के लिए डिफरेंट लेवल्स में एबिलिटीज़ चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। प्रोविज़न फॉर कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, कभी कभी न्यू प्रॉब्लम्स प्रीवियस नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, फ्यूचर प्रॉब्लम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ऑपोजिट भी हो सकता है, तो उसके लिए भी लॉ बनाना, जब हम काम करें तो आगे पीछे सबका सोच के करना पड़ेगा, तो जितना याद रहे उतना लिखो, ये एक्सेप्शन पॉइंट है, ये एक्सेप्शन पॉइंट है। ठीक है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट का लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, इनसफिशिएंट मटेरियल लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इनसफिशिएंट एक्सपीरियंस और थॉट्स लिख सकते हो, डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग ये भी लिख सकते हो, तो इजी पॉइंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो लिमिटेशंस क्या है, सिंगल सिंगल लाइन बहुत इजी दिया है, सिंगल लाइन है, देखो क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने अभी जो पॉइंट बोला था, टाइम कभी कभी क्या होता है, टाइम मैनेज नहीं होता है, तो हम सोचते हैं ना वेस्टेज ऑफ टाइम है, पूरा टाइम बर्बाद हो गया। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस नहीं रहता अपने काम में, फोकस नहीं रहता अपने काम में, जितना फोकस से आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना शुरू किए थे, फर्स्ट ईयर पढ़ना शुरू किए थे, वो फोकस अभी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। सो दैट अभी जहाँ पे 300 बच्चे पढ़ रहे थे एक टाइम पे, वहाँ पे बस 100 के अंदर 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सोचो 300 से 80 में पहुँचे, मतलब कितने बच्चों का फोकस बिगड़ा है, कितना उनको माइंड में कितने गॉजिंग आए हैं, कितना वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, बट दे कुडंट अंडरस्टैंड कि वो डिफ़िकल्टी फेज में है। ठीक है, मटेरियल अनस्वीटेड टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, देखो जो मटेरियल चाहिए वो सुइटेबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, नहीं मिले हैं। ठीक है, नॉट यूजफुल एट ऑल द स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, बोला जा रहा है कि एजुकेशन के हर एक स्टेज में असाइनमेंट वर्क हेल्पफुल नहीं होता, राइट।
कभी कभी मैथ्स के असाइनमेंट नहीं हो पाते, कभी कभी आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए असाइनमेंट लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि टाइम टेकिंग है। डिफिकल्टी, ग्रेट हिंड्रेंस इन द सोशल लाइफ, जब बच्चा काम में फंस जाता है तो सोशल लाइफ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख पाता। डिफिकल्टी इन इवेलुएटिंग एन असाइनमेंट, अभी असाइनमेंट को जज करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब इवेलुएट करना, मार्किंग करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग उसे लिखता है। ह्यूज हिंड्रेंस इन द सोशल लाइफ, देखो सेम पॉइंट लिखा है, 4 और 6 सेम है। 7th पॉइंट में क्या है, इम्पोजेस ग्रेट फिजिकल स्ट्रेन ऑन यंग पीपल। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन जानते हैं, फिजिकली आप प्रेशराइज्ड होते होते थक जाओगे बट कंप्लीट नहीं होगा। छोटे बच्चे हैं, यंग पर्सन्स हैं जिनको ये टास्क मिलता है बट वो कंप्लीट नहीं कर पाते, ये लिमिटेशंस हैं। प्रिकॉशंस क्या लोगे, बट प्रिकॉशंस देख लो। वाइल गिविंग असाइनमेंट टू द स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे रहे हैं, वन आई शुड बी केप्ट ऑन देयर एटीट्यूड एंड मेंटल स्टेटस। उसी टाइम पे चेक करना शुरू करना कि बच्चे कैसे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। आपने काम दिया है ना, तो बच्चे कैसे रेस्पॉन्स दे रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, थोड़ा सा नज़र डालना कि बच्चों का रेस्पॉन्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द असाइनमेंट शुड बी सच एज इट डजंट रिक्वायर एनी शॉर्ट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम द गार्जियन और ए प्राइवेट ट्यूटर। तो असाइनमेंट ऐसा दो कि बच्चों को आता हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो बच्चों का। उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए प्राइवेट ट्यूटर और गार्जियन का फिर से ज़रूरत ना पड़े। आउटलाइन ऑफ द एडवांस यूनिट, जब भी आप बच्चों को असाइनमेंट दो ना तो उसमें ना आउटलाइन जरूर देना। एडवांस यूनिट्स का मतलब एक नया यूनिट दिए हो, उसमें क्या क्या लिखना चाहिए वो बता के जरूर भेजना ताकि बच्चा ना इजीली कर पाए। लाइब्रेरी बुक्स को अवेलेबल करवा देना बच्चों के असाइनमेंट प्रिपरेशन में। चॉइस ऑफ मटेरियल, बच्चों को मटेरियल चूज करने के लिए दे दो जो उनके लिए सुइटेबल हो। टीचर क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, जैसे जितने भी TLM है, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, मैप्स, मॉडल्स, चार्ट, पिक्चर्स, गाइड शीट्स एट्सेट्रा, टीचर दे सकते हैं। असाइनमेंट मस्ट बी इवेलुएटेड बाय द टीचर so that they may be able to produce results. Assignment must be evaluated by the teacher. Assignment जो भी बच्चा बनाएगा उसे जैसे टीचर इवेलुएट करे so that they may be able to produce good results, ताकि बच्चों को लगे उनका मेहनत किसी ने चेक किया है और वो खुश होके और भी आगे बढ़ने को ट्राई करें एंड रिजल्ट्स गेन करें। नेक्स्ट, वेरियस टाइप ऑफ असाइनमेंट शुड बी स्टडीड so that proper assignment could be given to fit the best learning situation. देखो बहुत वेराइटीज़ के असाइनमेंट वर्क होते हैं। अभी बच्चों को मतलब देने से पहले टाइप जान लो कि कितने टाइप का असाइनमेंट होता है, ताकि बेस्ट वाला असाइनमेंट बच्चों को दे सको कि उनके लर्निंग सिचुएशन में जो हेल्पफुल हो, ठीक है। ये असाइनमेंट है, पहले भी पढ़े हो तो इसलिए इजी रहेगा। प्रोजेक्ट मेथड, ये भी एक असाइनमेंट का पार्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड अपॉन द आइडियाज ऑफ द ग्रेट अमेरिकन एजुकेशनिस्ट जॉन डीवे। मतलब प्रोजेक्ट मेथड का आइडिया किसने दिया है, जॉन डीवे ने दिया है, बस इतना याद रखो। अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है, जॉन डीवे ने प्रोजेक्ट मेथड का आइडिया दिया है। बट डेवलपिंग द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग दिस आइडियाज इनटू ए मेथड, बट उसी आइडियाज को लेके मेथड एक क्रिएट करना, इसे किसने किया था, विलियम एच किलपैट्रिक ने किया था। तो अगर किसी ने बोला कि हु डिस्कवर्ड द प्रोजेक्ट मेथड, तो कौन होगा, जल्दी बताना। हु डिस्कवर्ड द प्रोजेक्ट मेथड, कौन इन्वेंटर है, कोई, एनीवन? जॉन डीवे। थोड़ा आगे पीछे हो गया, अच्छे से समझो। हु डिस्कवर्ड द प्रोजेक्ट मेथड, मेथड बोला है तो मेथड किसने दिया है, विलियम एच किलपैट्रिक ने। आइडिया किसने दिया है, जॉन डीवे ने। उस मेथड के लिए जो आइडिया था, बस आइडिया जेनरेट किसने किया है, जॉन डीवे ने। उस आइडिया से मेथड किसने बनाया है, विलियम एच किलपैट्रिक ने, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है, आज के टाइम पे जेन्युइनली यूज होता है। इट गिव इम्पोर्टेंस टू स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन डिजाइनिंग द करिकुलम एंड कंटेंट ऑफ स्टडीज। देखो इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू, एक तो हमारा करिकुलम है चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों के लिए है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। उस चाइल्ड सेंटर्ड में भी हम जब कोई भी मेथड क्रिएट करते हैं तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके करते हैं। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके करिकुलम को डिज़ाइन करना, कंटेंट स्टडीज़
मतलब स्टडीज़ मटेरियल बनाना इम्पॉर्टेंट है। और अभी सुनो, अगर बच्चों के ऊपर डिपेंड करके प्रोजेक्ट मेथड हो रहा है तो आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एक्सपेरिंशियलिज्म, ये जो 4 पार्ट है, इन 4 पार्ट में से कौन से पार्ट में प्रोजेक्ट मेथड आता है? दैट इज प्रैग्मेटिज्म। अच्छे से सुन के रखो, फिर से रिपीट कर रही हूँ। प्रोजेक्ट मेथड का आइडिया किसने दिया? जॉन डीवे ने। प्रोजेक्ट मेथड के आइडिया को लेके मेथड में किसने कन्वर्ट किया और मेथड को किसने इन्वेंट किया? विलियम एच किलपैट्रिक। उसके बाद ये एक मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है और जेन्युइनली हम जब भी इसे बनाएंगे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे, ठीक है। और कंटेंट ऑफ स्टडीज़ प्लस करिकुलम बनाने के लिए ये हेल्पफुल होगा। प्लस ये चीज़ कौन से फिलोसॉफी पे डिपेंड कर रहा है? फिलोसॉफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। मतलब प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग। आप जब प्रिंसिपल्स में चूज करो, लर्निंग बाय डूइंग आएगा। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम लोग भी प्रोजेक्ट बनाते थे, एग्जीबिशन प्रोजेक्ट सब बनाते थे, तब हम खुद से बनाते थे। खुद से बनाना मतलब लर्निंग बाय डूइंग। तो ये प्रैग्मेटिज्म का फिलोसॉफी है जहाँ पे हम लर्निंग बाय डूइंग करके प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट को क्लियर करते हैं। अब मैंने आपको तीन डेफिनेशन दिया है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि WH किलपैट्रिक ने ये मेथड दिया, तो ये प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट। देखो, समाज में और सोशल एनवायरनमेंट में चलने वाला पर्पसफुल एक्टिविटी जो कोई काम के आधार पे ही बने, होल हार्टेड है। मतलब जब आप प्रोजेक्ट यूज़ करो, प्रोजेक्ट मेथड का, और प्रोजेक्ट पे काम करो, तो कम्प्लीटली उसी में डेडिकेशन देना पड़ता है। इससे किसने बोला? विलियम एच किलपैट्रिक ने बोला। चलो एक छोटा सा करते हैं। प्रोजेक्ट इज ए बिट ऑफ रियल लाइफ। प्रोजेक्ट जो भी लिखते हो ना, वो आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। एंड दैट हैज़ बीन इम्पोर्टेड इन टू द स्कूल। और जो भी इम्पोर्टेड होता है स्कूल में, ठीक है, स्कूल में ही बच्चों के अंदर डाला जाता है। इसको किसने बोला? बलार्ड ने बोला। BALLARD, बलार्ड। इसके प्रिंसिपल्स देख लो। कौन से प्रिंसिपल्स पे प्रोजेक्ट मेथड काम करता है? पर्पसिवनेस, कोई पर्पस के आधार पे ही होगा। मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मेरा पर्पस क्या है? 2 पर्पस है। एक तो है ये मेरा प्रोफेशन है और मैंने इसी प्रोफेशन को पैशन मान के काम किया है। दूसरा चीज़ है ये मेरा वोकेशनल भी है, मतलब इससे मुझे अर्निंग भी मिलता है। तो ये 2 पर्पस के ऊपर हम काम करें। वैसे ही प्रोजेक्ट मेथड जब भी यूज़ करते हैं, बच्चों को देते हैं, तो कोई एक टॉपिक पे देते हैं, तो बच्चों का रहता है कि उस प्रोजेक्ट मेथड में जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करें, तो वो पर्पस हमारा फुलफिल हो, ठीक है। फ्रीडम दिया जाता है, बच्चे अपने अकॉर्डिंग करेंगे। एक्टिविटी ओरिएंटेड है, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, खुद से परफॉर्म। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, रियल चीज़ों के आधार पे करेंगे, कोई अनरियल नहीं, इमेजिनेशन नहीं, जो रियल है, प्रैक्टिकल है, उसी के आधार पे। यूनिटी, सब मिल के करेंगे, जोड़ते हुए। अब देखो स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। जब प्रोजेक्ट मेथड कर रहे हो, पहले तो एक सिचुएशन बनाना है। हर एक काम का स्टार्टिंग कहाँ से होता है बोलो तो? सिचुएशन से। हर एक काम, हर एक मेथड, हर एक चीज़ आपका सिचुएशन से होता है। तो पहले एक सिचुएशन दे दो, ठीक है। चूजिंग ये प्रोजेक्ट, उसके बाद एक सिचुएशन के आधार पे सोच लो, जैसे 10 प्रोजेक्ट्स मिले, उस 10 प्रोजेक्ट्स में से आप एक प्रोजेक्ट को चूज़ कर लो। फिर उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ये प्रोजेक्ट आपके लिए अभी एक प्रॉब्लम हो गया है ना, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी तो ढूंढना है। तो उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड पहले प्लानिंग करना है। प्लानिंग कर लिया। प्लानिंग करने के बाद मटेरियल कलेक्शन, एंड मटेरियल के बाद एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट को बना देना है, एग्जीक्यूट करना है। फिर जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया उसको इवालुएट करना है, इवालुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लास्ट में जो प्रोजेक्ट बना उसका रिकॉर्ड भी रखना है कि वो सही है, गलत है, क्या है, ताकि हम फ्यूचर में सीख सकें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। विलियम एच किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट 4 टाइप्स के होते हैं। प्रोड्यूसर्स टाइप प्रोजेक्ट, मतलब कंस्ट्रक्टिव टाइप प्रोजेक्ट को प्रोड्यूसर्स टाइप प्रोजेक्ट बोलते हैं। निर्माणकारी प्रोजेक्ट, कंज्यूमर प्रोजेक्ट, और इसको एस्थेटिक प्रोजेक्ट बोल सकते हो, मतलब आपके ज़रूरत के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं नीड के अकॉर्डिंग। प्रॉब्लमैटिक प्रोजेक्ट, एक प्रॉब्लम को सल्यूशन देने के लिए जो प्रोजेक्ट बनता है। ड्रिल प्रोजेक्ट, जो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के लिए होता है। अदर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट है इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोजेक्ट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ गुड प्रोजेक्ट, देखो क्राइटेरिया क्या है? कैरेक्टर, क्राइटेरिया मीन्स कैरेक्टर।
आप चाहो तो डायग्रामेटिक लिख सकते हो, इधर क्राइटेरिया लिख लो, पॉइंट ऐसे दे सकते हो, ठीक है। पहला, प्रोजेक्ट शुड बी पर्पसफुल। प्रोजेक्ट पर्पसफुल होना है, यूजफुल होना है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। और यूजफुल मतलब क्या है, जो चीज़ को मैंने प्रोजेक्ट में बनाया वो मेरे रियल लाइफ में भी यूज़ होना चाहिए। शुड बी फिजिबल इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स मटेरियल। देखो, जो मैं प्रोजेक्ट काम कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो सबके काम में आना चाहिए, यूज़ में आना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स और रिसोर्स मटेरियल की यूज़ में आना चाहिए। शुड बी टाइमली, अगर टाइम टू टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग होना चाहिए। रिच इन एक्सपीरियंस, बच्चा खुद से प्रिपेयर कर रहा है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए। चैलेंजिंग भी होना चाहिए ताकि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे। अब बस थोड़ा सा है मेरिट डिमेरिट्स, बस शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही दिया है। मेरिट्स क्या है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लर्निंग। अच्छा, मुझे बताना क्लास के एंड में कि लॉ ऑफ लर्निंग कौन से थ्योरी में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो लॉ ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का जो कैपेसिटी है उस लॉ के ऊपर ये डिपेंड करता है। इट गिव्स होगा, एस छूट गया है, गिव्स फ्रीडम टू चिल्ड्रन, बच्चों को फ्रीडम देता है। एक चीज़ नोटिस किया, कल से जो पढ़ रहे हो, जैसे पोर्टफोलियो पढ़ा, रूब्रिक्स पढ़ा, और आज भी 2 टॉपिक पढ़े हो, जैसे प्रोजेक्ट मेथड अभी कंप्लीट हो जाएगा और एक पढ़े असाइनमेंट, सब में एक वर्ड बट कॉमन है, फ्रीडम। बच्चे को फ्रीडम दे दो, बच्चा खुद करेगा, और लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। एंड टेक्स्ट बुक से बाहर रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। टीचर्स इनको बहुत सारे रिसोर्सेज देंगे, जैसे बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा। ये चारों टॉपिक में ये वर्ड्स कॉमन थे। इट एनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, ये बच्चों को बाउंड करता है कि वो कोई काम करे, उससे अपना एक्सपीरियंस गेन करे। इट इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट बुक मैथड। देखो क्या होता है ना, टेक्स्ट बुक से हम लिमिटेड रिसोर्सेस में रहते हैं, तो लिमिटेड जोन से निकल के एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए हमें हेल्प करता है। इट इज़ ए नेचुरल मैथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, इससे हम एक्वायरिंग नॉलेज मतलब ज्ञान आहरण करते हैं। इट गिव्स ट्रेनिंग इन सोशल एडजस्टमेंट, आपको प्रोजेक्ट मेथड बहुत हेल्प करता है कि कोई भी सिचुएशन में कैसे आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि एक बच्चे को हमने टास्क दिया है, वो कर नहीं पा रहा, वो लोगों के पास जाएगा, हेल्प मांगेगा, कुछ लोग हेल्प करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ में सैड हो जाएगा, कुछ में रोने लगेगा, फिर वो एडजस्ट हो जाएगा। तो एक एक काम करते करते, एक्सपीरियंस गेन करते करते उसका स्टडी भी हो रहा है, रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं और एडजस्ट भी हो रहा है। इट गिव्स ट्रेनिंग इन डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, मतलब वो नागरिक बन रहा है धीरे धीरे। ट्रेन्स द चिल्ड्रन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें इसमें हेल्प कर रहा है। इट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द पीपल्स, ये टीचर को हेल्प करता है प्रोजेक्ट मेथड बच्चों को समझने के लिए। डीमेरिट्स में देखो, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। डीमेरिट्स क्या है, इट हैम्पर्स द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ऑब्वियस है, प्रोजेक्ट मेथड जैसे असाइनमेंट वर्क का लिखा था वही पॉइंट्स हैं, सेम, आप सेम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डीमेरिट्स जो था, लिमिटेशन था, सेम। ये बच्चों को हम प्रोजेक्ट मेथड तो दे देते हैं बट हमेशा नहीं दे सकते, तब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू लेस इंपॉर्टेंस, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहता है कि कोई एक टॉपिक को हम ज़्यादा फोकस कर ले रहे, कोई एक टॉपिक को कम, बट एक्चुअली सारे टॉपिक्स को सेम फोकस करना चाहिए। इट मे लीड टू अनसिस्टमैटिक लर्निंग, कभी कभी क्या होता है अनसिस्टमैटिक वे से होता है, बच्चों को पता नहीं रहता, अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। इट मे लीड टू मोनोपोलिजेशन बाय सम स्टूडेंट, कभी होता है ना मोनोपोली, मतलब हम लोग बोलते हैं ना एक तरफा, मतलब एक ही जैसा पीरियड चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बोर हो जाते हैं बच्चा, तो ये बच्चों में बोरिंग कुछ कुछ टाइम में क्रिएट करता है। इट मे डिस्टर्ब द स्कूल वर्किंग सिस्टम, इट इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ टीचर। आपको क्या लगता है कि किसी टीचर ने असाइनमेंट दे दिया, प्रोजेक्ट वर्क दे दिया तो ईजी है? नहीं। फिर सोचो हर एक बच्चा 10-10 पेज लिख के लाएगा, उसको चेक करो, उसको पढ़ो, कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया। उससे अच्छा है आप बच्चों को पढ़ा दो, यही होता है। तो गलतियाँ होती हैं, कभी कभी आप प्रोजेक्ट वर्क दो, असाइनमेंट वर्क दो, अदरवाइज ज़्यादा मत दो, ठीक है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मैथड, ऑब्वियस है, TLM हर एक बच्चे को अलग अलग चाहिए होगा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आपको मैंने ट्रिक दिया, अगर आप मेरिट डिमेरिट्स याद नहीं रह रहा है तो कोई एक मेरिट डिमेरिट्स याद करना, और आप उसको मतलब इसमें भी यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्ट में भी, असाइनमेंट वर्क में भी, ठीक है। ये क्विक ट्रिक दे रही हूँ कि इंट्रोडक्शन दोनों का अलग लिखना, बाकी के पॉइंट्स अगर आप मर्ज करना चाहो मर्ज भी कर सकते हो, मतलब इनके पॉइंट उसमें मिक्स हो गए चलेगा,
सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना, प्रोजेक्ट के जगह पे असाइनमेंट मत लिखना, असाइनमेंट की जगह पे प्रोजेक्ट मत लिखना, टॉपिक के ओरिएंटेड लिखना। ठीक है, क्या हम क्लियर